गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम देखेंगे कि 15 जनवरी शुक्रवार के दिन इंडियन एक्सप्रेस में क्लैट के करंट अफेयर्स और जीके के लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में वैसे तो कुछ खास जीके के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, पर जो कुछ भी है अपना काम है तो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर हमें डेली देखते ही रहना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो भी आज के न्यूज़पेपर में दी हुई हैं। फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए हैं इस बात के ऊपर कि अडानी ग्रुप को देश के 6 एयरपोर्ट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी आर्टिकल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्केट डोमिनेंस को लेकर के अडानी ग्रुप के बारे में जिक्र किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और क्या काम करता है, कुछ कुछ हमें देख करके चलना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास्ड एक्ट से कोई बॉडी अगर बनती हो और अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिराइव करती हो तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में फॉर्म हुई थी और इसका काम है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है फाइनेंस मार्केट में। अपनी इकोनॉमी में ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है, मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस लेने से बचाती है, ऐसे कोई भी स्टेप्स लेने से रोकती है जो कि उसकी मार्केट डोमिनेंस या मोनोपोली को सस्टेन करे। यहाँ पे एक वर्ड मोनोपोली का भी आया हुआ है। मोनोपोली का मतलब होता है कि किसी बाजार में जब एक सिंगल सेलर अपनी किसी यूनिक प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे मार्केट पे डोमिनेंस कर ले और मार्केट को कंट्रोल करने लगे, ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये मोनोपोली है, यानी किसी एक व्यक्ति का ही बिजनेस में सारा कंट्रोल होने लगे, यानी सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, सभी चीज़ों के ऊपर उस सेक्टर में अगर जो किसी एक ही व्यक्ति का या एक ही ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का कंट्रोल होने लगे तो इसे हम कहते हैं मोनोपोली। नाउ साथ ही साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का एक इंटरव्यू भी आया हुआ है जिनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ पावर का जिक्र किया है इंडिया इंक में। इंडिया इंक क्या है? ये जनरली मीडिया में यूज होने वाला टर्म है जो कि देश के फॉर्मल सेक्टर्स में पाए जाने वाली सभी प्रमुख कंपनियों तथा उनमें एम्प्लॉयड वर्कफोर्स की बात करता है। रफली इंडियन इंक उस कंपनीज को कहते हैं जो जीडीपी में अपना बड़ा योगदान देती हैं। अगला एक न्यूज़ है जो कि गवर्नमेंट का एड है। हमें गवर्नमेंट के स्कीम्स से क्लैट में अक्सर पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस आते रहते हैं। हमें अभी से ये देख करके थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और वो किसको टारगेट करके बनाई गई है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल कर रही है। इस तरह के जीके के फैक्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। उस्ताद नाम के एक गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की गई है। ये स्किल अपग्रेडिंग, ट्रेनिंग और ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के डेवलपमेंट का बात करता है। उस्ताद रन होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या अल्पसंख्यक, इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या हिंदी में अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे देश के अल्पसंख्यकों को लेकर के स्कीम्स बनाते हैं और उनके कल्याण का काम करते हैं। उस्ताद स्कीम बात करता है कि हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आर्ट्स, क्राफ्ट और ट्रेडिशनल हेरिटेज हैं, उन सभी को बिल्ड करना, उन सभी के लिए लोगों में कैपेसिटी को बिल्ड करना और ऐसी स्किल प्रोवाइड करना जिससे कि वो प्रिजर्व हो सकें और उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोगों को फ़ायदा भी पहुंच सके। तो उस्ताद स्कीम के बारे में हमने सीखा। उस्ताद स्कीम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाती है और इसका काम है स्किल प्रोवाइड करना ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स में माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को। अगला एक छोटा आर्टिकल है, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं लेकिन फिर भी इससे कुछ चीज़ें हमने निकाल ली हैं।
इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल। ये न्यूज़ बात करती है हरियाणा सरकार के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने हरियाणा सरकार को एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर जो यमुना के रिवाइवल आप चाहते हैं तो आपको यमुना में ज़्यादा पानी फ्लो करने देना चाहिए। पर अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए हरियाणा और दिल्ली यमुना के ही पानी पर निर्भर हैं और इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यमुना का पानी दोहन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हरियाणा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस रिपोर्ट में 2-3 टर्म्स का उल्लेख है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। एक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये लीगल एम्बिट से रिलेटेड टर्म है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी केस हैं उनके तीव्र निस्तारण के लिए बनाई हुई एक बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस बात के लिए प्रयास करती है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस बात के लिए कोशिश करती है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके और जंगलों का संरक्षण भी हो सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड ऑफिस दिल्ली में और कुछ ऑफिस भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। गवर्नमेंट के एनजीटी एक्ट के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं। एडिटोरियल का आर्टिकल कल के ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस को डिस्कस कर रहा है, जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट और 30 दिन के नोटिस पीरियड को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैंडेटरी नहीं बताया था तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था। इसमें एक और केस का जिक्र है जिसमें हादिया केस की बात कर रहा है, जिसमें राइट टू चूज वंस पार्टनर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी फंडामेंटल राइट बताया था। और साथ ही साथ डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी वाले केस के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। आर्टिकल को पढ़ा जा सकता है। एडिटोरियल में ही और कई सारे आर्टिकल हैं, जैसे कि आफ्टर ब्लॉकिंग ट्रम्प्स की वही सारी बातें की गई हैं। कैपिटल हिल पर उन्होंने कब्जा किया, कू करने की कोशिश करी, लेकिन ये सारी चीज़ें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जीके में इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए चाहो तो पढ़ सकते हो। अगला आर्टिकल है ट्रम्प वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बने जो कि 2 बार इम्पीच किए गए और इन्हें हिंसा भड़काने के लिए, उग्रवाद भड़काने के लिए इन्हें इम्पीच किया गया। सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए कि ट्रम्प को इम्पीच क्यों किया गया। हालांकि क्लैट के पेपर में अगर जो तुम ध्यान से देखोगे तो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड वही सारी न्यूज़ आती हैं या पूछी जाती हैं जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव्स की होती हैं, जिसमें इंडिया का कोई रोल होता है। रिलेटिवली ये लेस इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हमें देखते हुए चलना चाहिए। अगला आर्टिकल है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ये बात करता है एनसीएलटी के बारे में। वैसे तो ये आर्टिकल किसी क्वालिटी कंपनी है जो कि आइसक्रीम बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाती है, और हल्दीराम के कुछ कंपनी ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीएलटी या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। क्वाशी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिसके पास कोर्ट की भी पावर हो, अगर जो इसके पास कोर्ट की भी पावर हो और प्रोसीडिंग्स ये कोर्ट की भी करे कभी कभी, तो ऐसी एजेंसी को क्वासी जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल एजेंसी कहा जाता है। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंडियन कंपनीज में अराइज हुए इश्यूज को लेकर के अपना इंडियन कंपनीज में अराइज हुए इश्यूज को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। साथ ही साथ ये एक कोर्ट की तरह से भी काम करती है जब कभी एक्विजिशंस को लेकर के या किसी कंपनी के स्प्लिट को लेकर के कोई लीगल इश्यूज अराइज होते हैं तब। चूंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट 2013 से अपनी पावर डिराइव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिराइव करता है, इसलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।